आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। इससे पहले 2 चैप्टर जो है इस सब्जेक्ट पे कंप्लीट किए जा चुके हैं। लिंक दे दूंगा आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 हमारा जो है इसके अंदर वो है डेलीवरेंस। डेलीवरेंस लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ये एक कहानी है, एक दलित परिवार की कहानी है। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो 3 है हमारे सब्जेक्ट पे ये। इससे पहले बता दूं आपको, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो आप। यूजर नेम आपके सामने है और यहाँ पर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @स्नातक1 सर्च कीजिए टेलीग्राम पर जाकर और इस ग्रुप को कर लीजिए ज्वाइन। यहाँ से आपको रिलेटेड टू सब्जेक्ट फ्री PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक, डेलीवरेंस। डेलीवरेंस मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें एक दलित दलित परिवार की जो कहानी है उसको बताया गया है कि दलित परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसको इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद को आप सभी जानते हो, एक फेमस लेखक रहे हैं अपने समय के। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने जीवन काल में इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, बहुत सारी स्टोरीज लिखी है इन्होंने। ज्यादातर जो इनकी स्टोरी इनके द्वारा लिखी गई है वो कास्ट सिस्टम को बताती है, यानी कि जातिगत भेदभाव, छुआछूत और ब्राह्मणवाद किस तरह से उस टाइम वर्चस्व में था, यह सब कुछ इनकी कहानियों के द्वारा बताया जाता है। जमींदारी सिस्टम जो था वो किस तरीके से दलितों का शोषण किया करता था, ये सब कुछ इनकी कहानियों के अंदर बताया गया है। अपने समय के महत्वपूर्ण कवि रहे ये, और अपने जीवन काल में इन्होंने जो भी स्टोरी लिखी, एक टाइम तो ऐसा था कि इनकी स्टोरीज को राष्ट्रीय चैनल, नेशनल चैनल जो है उस पर भी काफी दिनों तक प्रसारित किया जाता था। और इतनी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरीज थी, अगर आप देखोगे तो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते कि इन्होंने किस तरीके से उन चीजों को लिखा है। स्टोरी बेस्ड है जब ब्राह्मणवाद अपने वर्चस्व में था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था समाज के ऊपर, और शूद्रों का या कह सकते हो दलितों का किस तरीके से शोषण किया जाता था उच्च वर्ग के द्वारा। उच्च वर्ग क्या था? जो उच्च जातियां थी, ब्राह्मण जो जातियां थी उनके द्वारा दलितों का शोषण किया जाता था। प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में ये सब कुछ बहुत ज्यादा देखा, इसलिए अपनी कलम की सहायता से इन्होंने इनके जीवन को बताया कहानी के माध्यम से। अपने कलम कलम की सहायता से इन्होंने इनके जीवन में हो रहे अत्याचारों को लोगों तक पहुंचाया, और कहीं ना कहीं एक कलम के द्वारा लड़ाई लड़ी। दलितों के जीवन को ठीक करने के लिए कलम की सहायता से इन्होंने उनके लिए एक लड़ाई लड़ी। इस तरीके से जमींदारी सिस्टम जो था वो पुअर यानी गरीबों का, दलितों का किस तरीके से शोषण करते थे, ये सब कुछ इन्होंने अपनी स्टोरी में बताया, अपनी कहानियों में बताया, या अपने कलम की सहायता से इन्होंने लोगों को जागरूक किया। चलिए आज हम बात करते हैं अपनी स्टोरी जो है हमारी डेलीवरेंस, उसके बारे में। देखिए, डेलीवरेंस जो स्टोरी है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा हिंदी में लिखी गई है, जिसका नाम था सदगति। सदगति के नाम से लिखी गई स्टोरी है ये। डेलीवरेंस को उद्धार भी कहते हैं, ठीक है। तो सदगति के नाम से फेमस हुई है, और ये स्टोरी हमें बताती है कास्ट रिलेशनशिप, यानी किस तरीके से जातिवाद जो फैला हुआ था, ठीक है, उससे दलितों का कितना शोषण हो रहा था, ये सब कुछ ये स्टोरी हमें बताती है। 3 मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के अंदर, दुखी और झरिया। ये हस्बैंड वाइफ हैं, और ये एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, दलित हैं ये। और पंडित घासीराम और उसकी वाइफ, तो ये 3 मेन कैरेक्टर हैं। चौथी इसकी वाइफ है पंडित घासीराम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, दलित सोसाइटी से बिलोंग करती है ये जो कपल है, दुखी और झरिया का, ये दलित सोसाइटी से है, दलित समाज से है। और जो दुखी है, झरिया का हस्बैंड, वो डेड एनिमल्स को हटाने का काम करते हैं। कहानी में इसको टेनर कहा गया है, यानी जो मरे हुए जीव जंतुओं को हटाता है, ये वो काम करते हैं। अब होता क्या है, दुखी जो स्टार्ट होती है कहानी, दुखी और उसकी वाइफ है टेंशन में बैठे हुए होते हैं। टेंशन में क्यों बैठे हुए होते हैं? क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब रिश्ता पक्का होने के बाद उन्हें टेंशन इस बात की होती है कि अब उन्हें एक अच्छा मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा पंडित से, पंडित के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पंडित के पास जाना उस समय में एक इतना बड़ा काम था, या ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक इम्पॉसिबल थिंग था कि पंडित के पास वो कैसे जाएं और किस तरीके से पंडित को वो मनाए, वो आए उनके घर पर मुहूर्त निकालने के लिए।
तो इस चीज की वो दोनों टेंशन लेके बैठे होते हैं। कौन? दुखी और झरिया। क्यों टेंशन ले रखी होती है उन्होंने? क्योंकि उनकी डॉटर्स, उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाता है, अब उन्हें एक मुहूर्त निकलवाना है। तो झरिया हिम्मत करके दुखी से बोलती है कि आप प्लीज जाइए पंडित जी के पास और उनसे बोलिए कि वो हमारी बेटी के लिए एक मुहूर्त अच्छा सा निकाल दे। अब दुखी जो है वो काफी परेशान हो जाता है और सोचता है मैं किस तरीके से जाऊं पंडित के पास। काफी उनके बीच बहसबाजी होती है, काफी बातचीत होती है, लेकिन फाइनली दुखी डिसाइड करता है कि उसे जाना है पंडित के पास। तो वो पंडित घासीराम, अब पंडित घासीराम नाम है उसका, वो पंडित घासीराम के पास जाता है। ठीक है, उससे पूछने के लिए कि क्या अपने कीमती समय में से आप अपना कीमती समय देकर मेरी बेटी के लिए एक मुहूर्त निकाल देंगे। ठीक है, ये सब पूछने के लिए वो जाता है पंडित घासीराम के पास, और साथ में वो अपने ले जाता है पंडित घासीराम को गिफ्ट देने के लिए एक घास का बंडल। ठीक है, एक सूखी घास का बंडल ले जाता है रीड करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए उसमें, उसको ये सोचता है खाली हाथ जाऊंगा तो शायद पंडित मेरी बात पर ध्यान ना दे, तो वैसे भी खाली हाथ किसी के घर जाना नहीं चाहिए। तो वो एक घास का बंडल ले जाता है पंडित घासीराम के लिए। इधर झरिया क्या करती है? घर को साफ करती है, पूरे घर को गोबर से घर को लीपती है, और पंडित घासीराम के बैठने के लिए अपने पड़ोस से एक खाट मांग कर लेके आती है। यानी वो इस तरीके से तैयारी करती है पूरे घर की, जैसे ना जाने कोई एक बहुत बड़ा आदमी या एक होली मैन उनके घर पे आने वाला है। होली मैन जिसके लिए उसे घर को साफ सुथरा करना है, सब कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। तो ये इन सब चीजों से वो तैयारी करती है। पंडित घासीराम के घर दुखी पहुंचता है तो पंडित घासीराम पूजा में लीन होता है। ठीक है, तो दुखी बाहर जाकर बाहर बैठ जाता है और पंडित घासीराम का वेट करता है कि वो कब पूजा से उठ कर आएंगे और मेरी बात को वो सुनेंगे। पंडित की पूजा जैसे ही खत्म होती है तो पंडित आता है। दुखी उससे पूछता है कि प्लीज क्या आप एक मुहूर्त निकाल सकते हो मेरी बेटी के लिए? तो पहले तो पंडित उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर वो ध्यान लगाता है, दिमाग लगाता है कि घर के कुछ काम बाकी है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए और इसे एक सर्वेंट की तरह इसको यूज कर लिया जाए। पंडित दिमाग लगाता है, तो वो दुखी को एक सर्वेंट की तरह यूज करता है और उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा मुहूर्त तो निकाल दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे घर के कुछ काम करने होंगे। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे घर के कुछ काम करने पड़ेंगे। मेरे घर के कुछ कामों को आप तुम्हें करना पड़ेगा। दुखी से बोलता है, कौन बोलता है? पंडित बोलता है। तो घासीराम जो होता है वो उसको 3 काम दे देता है कि भाई तू मेरे घर के 3 काम कर। पहला क्या काम देता है कि पूरे आंगन को, मेरे पूरे घर को साफ कर। उसके बाद मेरे पूरे फ्लोर को, मेरे पूरे आंगन को गोबर से लीप। ठीक है, मेरे जितने भी जानवर हैं उनको चारा डाल। और उसके बाद वो कहता है कि एक बड़ा सा ये एक लक्कड़ का वो होता है। ठीक है, उसे बोलता है कि इसको तुझे काटना है कुल्हाड़ी से, और इसके लकड़ियों के गट्ठड़ बनाने छोटे छोटे तेरे को इससे। तो 3 काम उसको दे देता है वो कि तू ये तीनों काम कर, उसके बाद तेरे से बात करेंगे क्या करना है। अब दुखी क्या होता है? दुखी को अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है। ठीक है, तो अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करता है वो कि वो ध्यान भी नहीं जाता उसका इस तरफ कि मैं उसके घर के काम क्यों करूं। वो सोचता है ठीक है मैं इसके घर के काम कर देता हूँ तो इससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा, ये मेरे लिए मेरी बेटी का मुहूर्त निकाल देगा ये, बेटी की शादी के लिए। तो वो कामों को करना स्टार्ट कर देता है, और वो दो जो काम होते हैं पहले, वो उन दोनों को फटाफट से ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लक्कड़ का, इतना बड़ा सा लक्कड़ का जो वो होता है, तना होता है, वो उसे काटने के लिए जब बैठता है तो वो उसको, वो इतना मोटा होता है कि वो उससे कट नहीं पाता। ठीक है, वो बहुत बार ट्राई करता है लेकिन वो बहुत हार्ड होता है और बहुत बड़ा होता है, तो वो उससे कट नहीं पाता। बहुत बार ट्राई करता है, नहीं कट पाता। अब इस दौरान क्या होता है कि दुखी उससे जब पंडित घासीराम के घर पर आया था तो उससे पहले उसने ना तो ब्रेकफास्ट किया था, ना उसने खाना खाया था। इधर पंडित की बीवी क्या होती है, वो घर में खाना बना रही होती है, तो उसकी खुशबू उठ रही होती है। वो खुशबू उसके पास जा रही होती है तो भूख लग जाती है उसे। वो सोचता है कि शायद मेरे को ये पूछेगी खाना खाने के लिए, लेकिन वो पंडित है, वो उसे क्यों पूछेगी? वो उसे कुछ नहीं पूछती। अब वो अंदर से भूख के मारे, काफी भूखा होता है दुखी, तो वीकनेस फील करता है वो काफी ज्यादा।
अब वीकनेस फील करता है तो वो सोचता है मैं क्या करूं, खाना तो है नहीं मेरे पास, ना मुझे खाने के लिए पूछ रहे। तो वो दिमाग लगाता है कि क्यों ना मैं एक पहले उस टाइम के ज़माने के लोग सिगरेट या तंबाकू या कह सकते हैं कुछ इस टाइप का लेते थे, स्मोक करते थे, जिससे उन्हें एनर्जी फील होती थी। तो वो उससे बोलता है कि मैं मुझे तंबाकू चाहिए, और पास ही के गांव में मेरा एक दोस्त है चिखुरी जिसका नाम होता है, कि मैं चिखुरी के पास जाकर अपना एक सिगार ले लेता हूँ, बीड़ी ले लेता हूँ पीने के लिए, जिससे मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी, मैं वहाँ से उसको ले आता हूँ। तो वो चला जाता है उसके पास, दुखी चला जाता है चिखुरी के पास और वहां से ले आता है अपना सिगार, बीड़ी पीने के लिए, ताकि उसको कुछ एनर्जी फील हो और फिर वो काम कर सके और तीसरा काम अपना फटाफट से खत्म करके पंडित को अपने साथ ले जा सके। तो लेकर आता है सिगार। अब सिगार को जलाने के लिए माचिस चाहिए होती है, तो माचिस तो वो मांगता है जाकर उससे घर में, किससे, पंडित की वाइफ से। तो पंडित की वाइफ उससे किस तरीके से बिहेव करती है, उसके ऊपर फेंक के मारती है कोयला कि ये ले, जला ले। फिर वो उस कोयले को, कोयला उसके सर पे लगता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उससे जला लेता है उसको, और वो स्मोक करता है। तो उसे फिर क्या होता है, थोड़ी एनर्जी फील होती है स्मोक करने के बाद। और देन फिर वो क्या करता है, स्टार्ट वर्क दोबारा से, वो फिर उसको काटना जो है, लकड़ी को काटना स्टार्ट कर देता है। पर लकड़ी ज़्यादा हार्ड होती है, उधर वो उससे कट नहीं रही होती। और ब्राह्मण जो पंडित घासीराम होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे टोंटबाजी मार रहा होता है दुखी को, कह रहे यार जल्दी कर, ये कर वो कर, ऐसे से ये नहीं हो पा रहा है, अरे तू ये नहीं कर पा रहा। तो वो सब कुछ सुनता रहता है इधर, और उधर वो अपना काम चालू रखता है दुखी। अब दुखी इतना डीप गहराई में सोचने लगता है अपनी फैमिली के बारे में कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति प्रकट होती है, और वो जोर जोर से अटैक करना शुरू कर देता है उस लक्कड़ पर। और फाइनली क्या होता है कि वो लक्कड़ जो है दो पीसों में बट जाती है, ठीक है, लकड़ी जो है वो कट जाती है, और कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर जाती है, और वो खुद भी जमीन पर गिर जाता है। कौन गिर जाता है, दुखी गिर जाता है। दुखी खुद भी जमीन पर गिर जाता है, फेल डाउन, वो जमीन पर गिर जाता है, और वो फिर कभी दोबारा नहीं उठ पाता। यानी जमीन पर गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर पंडित घासीराम उसको देख रहा होता है कि काफी देर हो गई ये पड़ा हुआ है, ये उठ नहीं रहा, क्या बात होगी। तो वो आता है उसके पास और पैर मारता है उसे कि उठ उठ, तो लेकिन वो उठता नहीं है। तो जब वो नहीं उठता काफी देर तक, तो पंडित को पता चलता है ये मर गया है। अब दुखी जो है वो मर जाता है। मरने के बाद पंडित क्या करता है, उसका पंडित को ये अफसोस नहीं होता कि वो लक्कड़ काटते काटते मर गया है, ठीक है। वो क्या करता है, काफी देर तक तो वेट करता है कि गांव वाले आएंगे, उसके परिवार वाले आएंगे और उसकी लाश को ले जाएंगे उठा के, लेकिन उसके वहां से कोई नहीं आता। तो पंडित क्या करता है, पंडित उसकी लाश को बांधता है, उसकी टांग को बांधता है, और जंगल में डाली आता है, ठीक है, जिससे कि जंगली जानवर चील कौवे उसकी डेड बॉडी को खा लेते हैं। तो ये थी स्टोरी, डेलिवरेंस की जो स्टोरी इसके अंदर है वो ये स्टोरी थी, किस तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा शोषण किया जाता था, और किस तरीके से दुखी ने अपनी जान दे दी, लेकिन ब्राह्मण पंडित घासीराम को जरा भी उसके ऊपर, ये कहते हैं कि दया नहीं आई, और वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो ये स्टोरी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि किस प्रकार से दलितों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।